महत्वपूर्ण चरण में है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय संवाद के लिए मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में रची बसी रही है। उनके पिता सत्येंद्र पाठक जी मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कद्दावर नाम रहे। उनकी मां को भी कटनी के महापौर के तौर पर कार्य करने का सौभाग्य रहा। और संजय पाठक जी ने तो जो राह शुरू की थी उस पर अभी तक लोग चल रहे हैं। संजय पाठक जी ने अपनी सियासत कांग्रेस से शुरू की, भाजपा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कतार लगवा दी है। कई कांग्रेस से आ रहे हैं और भाजपा के होते जा रहे हैं। तो ऐसे संजय पाठक जी हमारे साथ हैं। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी, और आपका भी हमारी इस बारडोली में कटनी में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि शुरू आपने किया और उसके बाद बहुत बाद में आए हुए लोग बहुत आगे निकलते दिख रहे हैं। ये देखकर आप कितने परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो अति प्रसन्नता इस बात की है जी कि जहां पे रहो पूरी ईमानदारी से रहो जी। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार वापस आई लौट के 2020 में, मंत्री का पद उतना महत्व नहीं रखता जितना भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की उदासी को दूर करना और उनके चेहरे पे मुस्कान लाना। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक एक के कार्यकर्ता के जो चेहरे में मुस्कान आई सरकार के आने से, उसने ही मुझे सब कुछ दे दिया। भाई, आपने भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के चेहरे की मुस्कान देखी, पर हमने भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं के चेहरे की उदासी देखी। उसको लेकर कुछ कहिए ना संजय जी। आपके तो अगल बगल में बैठते हैं वो तमाम बड़े चेहरे। नहीं, ये किस संदर्भ में आप बोल रहे हो? क्योंकि अभी अभी कई चीजें ऐसी हुई हैं कि अभी वर्तमान परिदृश्य में आप बोल रहे हैं कि पूर्व के परिदृश्य में बोल रहे हैं। थोड़ा अगर क्वेश्चन स्पेसिफाइड होगा तो उसका उत्तर देने में मुझे आसानी होगी। भाई, कई जो मंत्रिमंडल में आपके अतीत में साथी रहे वो 5 बार 7 बार 8 बार के बाद भी सम्मानीय विधायक के तौर पर ही बैठने को मजबूर रहे। और जो पहली बार के चुने हुए विधायक थे वो सम्मानीय मंत्री कहलाने लगे। उसका दर्द, उनका दुख, उनकी टीस, उनकी तड़प संजय जी को कभी साझा हुई कि नहीं हुई? देखिए, सॉरी, भारत देश जो है इसमें 70% से ज्यादा युवा वर्ग है जी। और भारतीय जनता पार्टी भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपनी नीति निर्धारित करती है, अपनी योजनाएं बनाती है। लोगों के जीवन में वर्तमान में जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, सुविधा है, उनको भी पूरा करना है और आने वाले कल के साथ भी हमको न्याय करना है। क्योंकि आज हम जो निर्णय लें ये आज का निर्णय नहीं होना चाहिए। आने वाले भविष्य में आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या परिदृश्य होने वाला है उसको भी देख के निर्णय लेना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने ये तय किया कि जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको काफी मौका अगर मिल गया है तो दूसरों को भी मौका दें, युवा वर्ग को भी मौका दें, लोगों को आगे आने का मौका दें। और एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। तो यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब कार्यकर्ता के भाव से कार्य करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज बड़े बड़े नेता भी विधानसभा का चुनाव लड़ने आ गए। तो भाई, संजय जी के साथ होने का हमें यही सहूलियत है कि हमें केवल कटनी पे बात नहीं करनी, पूरे प्रदेश पे बात कर सकते हैं। भाई, क्या हो गया ऐसा कि प्रहलाद पटेल भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? वो कैलाश विजयवर्गीय भी बता रहे थे अपन बहुत बड़े नेता हो गए, अपन ने तो सोचा ही नहीं था। कहां हाथ बात जोड़ेंगे, पर जोड़ने पड़ रहे हैं। वो नरेंद्र सिंह तोमर जी वो चुनाव लड़वाने के लिए दिल्ली से भेजे गए थे, पता चला खुद चुनाव लड़ने की नौबत आ गई है। फग्गन सिंह कुलस्ते, रीति पाठक, आप बढ़ोतरी, राकेश सिंह, क्या हो गया संजय भाई? देखिए, आप इसको जितने लोग हैं, जितने लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सम्मानित पत्रकार साथी हों, मीडिया जगत के लोग हों, राजनीतिक विश्लेषक हों या विपक्षी दल के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सदैव चौंकाया है। जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनना था उस समय भी देश चौंक गया था। जब द्रौपदी मुर्मू जी को, एक महिला, वो भी अति पिछड़े वर्ग गरीब परिस्थिति से निकल के जिन्होंने जीवन उठाया है, जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया तब भी देश चौंका। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं जिसमें देश या तो विस्मत हुआ है कि अरे ये कैसे हो गया, या आश्चर्यचकित हुआ है
या आनंदित हुआ है। जैसे एक जमाने में जब कभी आतंकवाद के कोई हमले होते थे तो एक तरफ आतंकवाद नहीं चलेगा, दूसरी तरफ बात चलेगी, ये होगा वो होगा, आतंकवाद से बातचीत प्रभावित नहीं होगी, दुनिया भर की बातें पूर्व की सरकारें करती थी। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो मोदी जी ने बोला कि दोनों चीज एक साथ नहीं चलेगी, वार्ता करनी है तो वार्ता करिए और अगर आतंक फैलाना है तो मोदी जी ने घुस के मारा। जब सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के अंदर जब घुस के मारा पाकिस्तान को, तब भी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि भारत ने ये नया स्वरूप कब धारण कर लिया कि अब भारत की ओर आंख उठेगी तो घुस के मारेंगे। ऐसे ही अब चुनावी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। ये चुनावी रणनीति भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि ये जो निर्णय हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इससे अभी ये निरुत्तर हो गए हैं, ये निशस्त्र हो गए हैं। इनके पास अब कांग्रेस को कुछ नहीं बचा बोलने के लिए, करने के लिए। अब तो ये देख रहे हैं कि ये जितने रीजनल पार्टी के हेड्स हुआ करते थे, कांग्रेस को मैं एक राजनीतिक दल के रूप में कम देखता हूं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में देखता हूं, जिसके रीजनल नेता होते हैं कि भाई मध्य भारत में दिग्विजय सिंह जी होंगे या पचौरी जी होंगे, महाकौशल में आदरणीय कमलनाथ जी होंगे, उस तरफ जब सिंधिया जी थे तो ग्वालियर उनका होता था, आप मालवा तरफ चले जाएं तो सुभाष यादव जी का मालवा होता था, तो रीवा अगर चले जाएंगे तो श्रीनिवास तिवारी जी का एरिया होता था। तो ये रीजनल पार्टी थी क्योंकि इसके रीजनल नेता थे। तो इन लोगों ने अपने अपने रीजन में अपने आप को मजबूत करने की जो कोशिश की थी कि हम रीजन से निपट लेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक दिया है कि अब जाओ अपने अपने रीजन में एक बार जीत के दिखाओ, उन्होंने अपने योद्धाओं को उतार दिया और आने वाले समय में आप इसका देखिएगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है कि ये लोग अपने ही चक्रव्यूह में घिर के सब समाप्त होंगे कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत के आएगी। भाई संजय जी से हमने कहा कि संजय जी हैं तो कम से कम प्रदेश की बात हो जाएगी। संजय जी प्रदेश छोड़ हमें देश और दुनिया तक ले गए, सर्जिकल स्ट्राइक तक ले गए जी। पर भाई इन सबका तो जो होगा सो हो जाएगा। वो लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो गए। देखिए उन लोगों को, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या राजनीतिक विश्लेषक हो या आलोचक, जो भी कह लीजिए, उनको शिवराज जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजनीति में मेरा एक दृढ़ मानना है कि जितनी मेहनत साथ देती है उतना भाग्य भी साथ देता है। तो शिवराज जी के भाग्य के विषय में विपक्ष के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी कि आज भी 15-18 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी अपने आप को कहते हैं कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये भाव के साथ वो मुख्यमंत्री रहते हैं। और मेरा ये मानना है, आज मैं जब आया और तैयार हो रहा था घर पे तो कुछ बात परिवार में चली, माता जी थी, श्रीमती जी थी, बच्चे बैठे हुए थे, परिवार के लोग बैठे हुए थे। मैंने ऐसी बातों बातों में देखा सीएम का प्रोग्राम चल रहा था टीवी स्क्रीन पे जी। इतनी मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री मैंने अभी तक नहीं देखा। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी चैतन्यता के साथ आप देखें 24 घंटे में से 18, 19, 20 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री। तो उनकी चिंता विपक्ष को करने की जरूरत नहीं है, पार्टी पर्याप्त है उनकी। संजय पाठक जी, आपने बताया कि मेहनत करने वालों के साथ में जो है योग बनता है। भाई 76 साल के दिग्विजय सिंह और 77 साल के कमलनाथ जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। शिवराज जी की मेहनत दिख रही है 60 साल की उम्र में आपको। ये 77 और 76 साल के लोग जो मेहनत कर रहे हैं इस पर भी तो कोई टिप्पणी दीजिए ना। मेरे संस्कार नहीं कि मैं वरिष्ठों के ऊपर टिप्पणी करूं। ये दोनों अति वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं और उम्र के इस दौर में हैं कि इनको तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, जन दर्शन के लिए। शिवराज जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो क्या है, मैं आपको केवल बता रहा था, वो आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता है ना जी, हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इनसे 2-3 साल ही पीछे हैं। उम्र दोनों की 3-4 साल का अगर फर्क भी है, ऊर्जा देखिए ना जी।
चलने का ढंग देखिए, जी बोलने का तरीका देखिए, जी कार्य करने की क्षमता देखिए। जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3:30 बजे सवेरे उठ जाते हैं, 4 बजे से काम पे लग जाते हैं, मात्र 3.5 घंटे, 2.5-3 घंटे, 3.5 घंटे की नींद लेते हैं, बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार पड़े पिछले 9 साल से 24 घंटे देश की सेवा कर रहे हैं और देश का मान सम्मान गौरव को आज विश्व पटल पे शीर्ष स्थान पे लेके चले गए हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार G20 में माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने भारत की एक छाप छोड़ी। यही विपक्ष के लोग कहते थे कि कोई समझौता नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, एक औपचारिकता मात्र बन के रह जाएगा G20। लेकिन G20 सम्मेलन में मोदी जी ने ना केवल अफ्रीका के 50 देशों को सम्मिलित करा लिया, बल्कि साथ साथ उन्होंने जो मसौदा तैयार किया था उसको भी स्वीकृत करा लिया और आज पूरी दुनिया मोदी जी को अपना आदर्श मानती है और बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट हो, वो बॉस करके बुलाते हैं। तो ये मोदी जी की कार्यशैली, क्षमता और उनकी जो योजना ऊर्जा जो है, ये उनकी उम्र से बहुत ऊपर है, बहुत तो ऊपर इनसे है। कोई तुलना नहीं की तो जा अब सकती। इसकी बुनियाद में मेरा सवाल है, जी, शिवराज जी जैसा मेहनती मुख्यमंत्री 2018 में था, नरेंद्र मोदी जी जैसा चमत्कारिक नेतृत्व आपके पास था, इसके बावजूद भी जनता का समर्थन वैसा ना मिल पाया जिससे आपकी एक मजबूत सरकार अस्तित्व में आ पाती। देखिए 2018 के अगर आप हिमांशु जी चुनाव के परिणाम देखेंगे जी तो वोटों की संख्या में और मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद को अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मिला, जी ज्यादा वोट पाए थे हम। सीटों का आंकड़ा, क्योंकि अंक गणित होता है, जी कहीं कहीं वोटों के डिस्ट्रीब्यूशन में 25,000 वोट वाला भी चुनाव जीत जाता है। जी हमारे कटनी में ही इसका जीवंत उदाहरण है कि मात्र 22,500 वोट लेके हमारे कटनी के भौरी बंश से निशित पटेल 2 बार विधायक बन गए जी और जब वो 22,000 वोट लेके विधायक बन रहे थे तब हम 23,500 वोट लेके चुनाव जीत रहे थे लीड से, जी इसी कटनी के अंदर। तो अंक गणित में भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला, जनता का आशीर्वाद ज्यादा मिला, लेकिन वोटों के डिस्ट्रीब्यूशन में मात्र 6 सीट हम पीछे रह गए थे। कोई कांग्रेस को भी बहुमत यहां पे मध्य प्रदेश में नहीं मिला था। कांग्रेस ने भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी 2018 में। पर 167 सीट से 109 सीट पर आ गए थे संजय भाई, आप कुछ तो मंथन करके बताइए ना, कहां चूक गए थे? ये इसलिए पूछ रहे हैं कि 2023 में कोई चूक ना रह जाए ना। देखिए चूक ऐसे होता है राजनीति में, टिकट के वितरण में भी और कभी कभी समीकरण में भी, और एक दो घटनाएं जो हो जाती हैं। देखिए आज का युग बड़ा सोशल मीडिया का युग आ गया है जी। एक मैंने अपने पिताजी को राजनीति करते देखा है। उनको अगर संदेशा भेजना होता था तो किस प्रकार से संदेशा, शाम के आदमी चल के जाता था तब जाके सवेरे संदेशा पहुंचता था गांव में कि विधायक जी आने वाले हैं या विधायक जी ये काम करने वाले हैं या पार्टी जो है वो मीटिंग कॉल किए, कुछ भी है। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। आज अगर हम छींक भी देते हैं तो उसका धमक पूरे देश में 1 सेकंड में हो जाती है। तो ये एक दो घटनाक्रम ऐसे हुए जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। वो आपको भी मालूम है कि चंबल अंचल में कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियां बनी जिसके कारण क्या होता है, जो सत्ता में बैठा होता है गलती उसकी ना भी हो तो भी उसको किसी और की गलती का या कोई ऐसी घटना का जो अप्रत्याशित है, जिसकी जानकारी भी नहीं हो सकती किसी को, अचानक ही कोई घटना घटित हो जाए तो उसका भी दोष आता है। तो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में बहुत अच्छे से विश्लेषण हुआ था, पार्टी ने बहुत मंथन किया था और उसी मंथन का परिणाम ये है आज कि अब किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी चूक नहीं होगी और 2023 का टिकट वितरण ही अपने आप में बहुत महत्व रखता है और टिकट का वितरण आपने देखा कि सुनिश्चित हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पहली बॉल भी डाल दी और पहला सिक्सर भी मार दिया कि पहली लिस्ट भी भाजपा ने निकाली, दूसरी लिस्ट भी भाजपा ने निकाली, सिंगल नाम की तीसरी लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, जिसमें मोनिका भट्टी का नाम था जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मनमोहन भट्टी उनकी बेटी है। उनके शामिल होने से ही पूरी गोंडवाना और गोंड समाज के लोग, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो टिकट वितरण पिछली बार का जो कहीं अगर कोई थोड़ी बहुत अगर 19-20 रहा होगा तो इस बार वो सारी चीजें दूर की। वो संजय जी, आपका मन कचोटता नहीं है क्या?
देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं वाली पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी। लोग अपना पसीना नहीं देते, खून देते हैं इस पार्टी को सींचने में, और कल के आए हुए लोग तुरंत टिकट पा जाते हैं। कलेजा फटता नहीं है? नहीं, देखिए, अतिथि देवो भव, ये तो संस्कार सनातनी परंपरा से हमारे यहाँ चले आ रहा है। अगर देखिए हमारे पास अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है जिसकी मूल भाव में राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र को आगे ले जाना सर्वोपरि है। इस भाव के साथ कोई आ रहा है कि हमको राष्ट्र निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है, और वो व्यक्ति अगर योग्य है तो हम उसको आत्मसात करते हैं और उसको मौका देते हैं। और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वामी प्रसाद लोधी भी आए थे, मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब कुछ और निर्माण में लग गए। उत्तर प्रदेश के समीकरण बहुत अलग हैं। उत्तर प्रदेश दुनिया के 100 देशों से बड़ा प्रदेश है। 100-150 देश भी होंगे तो उत्तर प्रदेश से छोटे हैं। और उत्तर प्रदेश में कटनी के समीकरण पे आते हैं जी संजय जी। यहाँ पर कौन कौन राष्ट्र निर्माण में सन्नद्ध दिखाई दे रहा है जिसे आप बुलाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाला एक एक मतदाता राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। एक राष्ट्र निर्माण की अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति भी कटनी जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का और देश का। अरे भाई, भाजपा का तो हमें पता है जी, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, इनमें कौन राष्ट्र निर्माण में सन्नद्ध दिखाई दे रहा है जिसे आप बुला रहे हैं? कटनी में अकाल है, इनमें कोई नहीं है जी। कटनी में ना कांग्रेस में कोई बचा है जी, और आम आदमी पार्टी तो अभी इसका छोटा सा जन्म हुआ है, ये कह सकते हैं कटनी में जी। यहाँ पे और कोई दूसरा पार्टी है नहीं। तो फिर कांग्रेस को गौरवान्वित करने के लिए पुराने भाजपाई आजकल कांग्रेस में काफी उम्मीद देख रहे हैं, इस पे भी तो कोई टिप्पणी कीजिए सचिन भाई। नहीं, मेरे नॉलेज में तो ऐसा एक भी भाजपाई नहीं है जो कांग्रेस की तरफ आंख उठा के देख रहा हो क्या बात, या नजर गड़ा के देख रहा हो, एक भी नहीं है ऐसा। क्या बात कर रहे हैं? ध्रुव जी को आप भूल गए क्या? किनको? ध्रुव सिंह जी को भूल गए क्या आप? देखिए, एक उम्र दराज व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, ध्रुव प्रताप जी का। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 बार राज्य मंत्री का दर्जा देके यहाँ पर विकास प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, 1 बार विधायक रहे, परिवार को 8-9 बार टिकट दी। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान इस दौर में आ जाए कि उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, विकास सर्वोपरि नहीं है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है, जनता का हित सर्वोपरि नहीं है, स्वयं का हित उसके और स्वयं का स्वार्थ उसके मन और मस्तिष्क में हावी हो जाता है, तो इस प्रकार की गड़बड़ी वो व्यक्ति करता है। आप थे नहीं, एक और यहाँ के बड़े नेता हैं जी, सुकीर्ति जैन उनका नाम है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं। मंच से बता रहे थे कि हमने और सत्येंद्र पाठक जी ने मिलकर कटनी को जिला बनवाया था। आपके पूज्य पिताजी का स्मरण किया उन्होंने। पर आज इतने साल बीत जाने के बावजूद भी जिन इच्छाओं को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर कटनी का जिला बनाने का उपक्रम हमने किया था, वो पूरा नहीं हुआ। इस शिकायत पर क्या कहते हैं संजय जी? देखिए, वो उद्देश्य उनके क्या है वो तो आदरणीय सुकीर्ति भैया बता पाएंगे जैन साहब जी। लेकिन जिला बनना ही अपने आप में सबसे बड़ा उद्देश्य होता है जी। जिला बन जाने से हमको दूसरे जिलों की शरण में नहीं जाना पड़ता है, दूसरे शहर की शरण में नहीं जाना पड़ता है। आज सारी योजनाएं जो प्रदेश स्तर से या केंद्र स्तर से आती है वो जिले के हिसाब से आती हैं, वो जनपद के हिसाब से आती हैं, ब्लॉक के लेवल पे आती हैं, जनसंख्या के आधार पे आती हैं। तो अभी इसके पहले जब कटनी जिला नहीं बना था तो वो उस जनसंख्या के आधार पे जब बंटवारा होता था योजनाओं का, या जिले के आधार पे बंटवारा होता था योजनाओं का और धनराशि का विकास की, तो उसका बहुत कम हिस्सा हमारे जिले में आता था, क्योंकि जबलपुर जिला बहुत बड़ा जिला होता था। तो अब जब कटनी स्वयं में जिला बन गया तो सारी योजनाओं का सीधा लाभ हमको मिलने लगा। और रही बात विकास की, तो विकास में हम किसी भी क्षेत्र में आज कटनी में पीछे नहीं है। पहले जब हम कटनी जिला नहीं बना था तो यहाँ पे 60-70 बेड का अस्पताल होता था, जो आज 300 बेड का हो गया। कटनी में बाईपास का निर्माण हो गया, अब कटनी में रिंग रोड बनने जा रही है। कटनी में एजुकेशनल डेवलपमेंट में हमारे पास सारी फैकल्टी के कॉलेज हैं यहाँ पे, चाहे वो तिलक लीड कॉलेज हो हमारा, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो। अब गर्ल्स कॉलेज की नई बिल्डिंग भी बन गई, लगभग 38 करोड़ की लागत से सीएम राइस स्कूल बन गए। यहाँ पर पूरे जिले में आदिवासी छात्रावास हो
और चाहे कन्या छात्रावास हो, सारे बड़े गांव में छात्रावास बन गए। तो हमने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, हमने मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की सुविधाओं के क्षेत्र में यहाँ बहुत बड़ा काम मैं बीच किया में है। रोकूंगा, यहाँ पे लोग बड़ी शिकायत करते रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर। देखिए, आप मौजूद हैं? मेडिकल कॉलेज की मांग, ये जो आज पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, इन्होंने नहीं की थी। मेडिकल जी। कॉलेज की मांग भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने की थी। उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं जी। कि हमको दो चार लोगों की बातों में नहीं आना है, जी। हमें तो मेडिकल कॉलेज कटनी में लाना है। और मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से, आपका सम्मानित कैमरामैन, छायाकार, इस बात को रिकॉर्ड कर लें कि मेडिकल कॉलेज शीघ्र मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और हम ही मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। हमारी पार्टी इसका उद्घाटन भी करेगी। आज हम इसका भूमि पूजन करेंगे, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, कभी भी यथाशीघ्र मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन, स्वीकृत होकर भूमि पूजन होगा और हमारी ही सरकार में उसका लोकार्पण भी होगा। और ना केवल मेडिकल कॉलेज, हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे, हम यहाँ पे माइनिंग कॉलेज भी लेके आएंगे और हम यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज भी लेके आएंगे। हम मेडिकल अकेले से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, केवल मेडिकल कॉलेज आ जाने से चीजें पूरी नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी में आप भले ही 2014 में आए, पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से है। 2023 में संजय पाठक जी बोल रहे हैं ये भी यहां आएगा, ये भी यहां होगा, ये भी यहां होकर रहेगा। बिल्कुल 20 साल लग गए। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, एक ऐसी उजाड़ भूमि छोड़ के गए, 70 साल, 50 साल, 40 साल जिन्होंने राज किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों नहीं दिया था इतने सालों में? पूरे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और अभी कितने मेडिकल कॉलेज हैं? पहले के जमाने में कितने रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हुआ था, आज रेलवे स्टेशनों की हालत देखिए। पहले के जमाने में कितने एयर स्ट्रिप हुआ करते थे, आज एयर स्ट्रिप देख लीजिए। पहले के जमानों में कितने 4 लेन हुआ करते थे, आज 4 लेन देख लीजिए। पहले के जमाने में कितने हाई स्कूल थे, मिडिल स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल थे, आज कितने हजारों हो गए, ये देखिए। पहले के जमाने में कितने कॉलेज थे सरकारी, ग्रामीण अंचल में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं थे। आज के हर मंडल में, हर तहसील में, हर ब्लॉक मुख्यालय में सरकारी कॉलेज हो गए। तो अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज देंगे। कहीं आगे नंबर लग गया, कहीं पीछे नंबर लग रहा है, कटनी का भी नंबर लग चुका है। और अगर मुझे तो ऐसा विश्वास है कि अगर आचार संहिता लगने के पहले कोई अगर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो गया आचार संहिता के पहले, तो उस दिन मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी आपको सामने मिल सकती है। और अगर विलंब भी हो गया और आचार संहिता पहले लग गई, तो आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आ रही है, हम लोग ही उसका। चलिए आखिरी बातचीत के क्रम पे आता हूं जी। पर आपने जो इतना दावा कर दिया, अन्यथा नहीं लेंगे, पर जिस पार्टी से आप भी संबद्ध रहे और जिस पार्टी में आपके पिता ने भी इतने वर्षों तक परिश्रम, मेहनत की, उस पार्टी ने वाकई कुछ नहीं किया। तो आपके पिताजी की गलती की है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि जब एटॉमिक पावर की शुरुआत हुई थी तो भाभा जी नहीं, जब शुरुआत की थी तब कांग्रेस की सरकार ने थी। हम ये नहीं बोलते कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सब ने किया, सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया, अलग अलग राज्यों में भी और राष्ट्र में भी। जो प्रधानमंत्री हुए, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हुए, जो अलग अलग राज्यों में या मध्य प्रदेश में भी जो सरकारें नहीं, सबने कार्य किया। उनने सिंगल रोड बनाई, हमने 4 लेन रोड बनाई। उनने कॉलेज नहीं बनाया, हमने कॉलेज बनाया। उनने स्कूल अपडेट नहीं किया, अगर बाल मंदिर का स्कूल था, प्राथमिक शाला थी, तो प्राथमिक ही शाला चली है 40 साल तक। हमने उसको मिडिल किया, हमने उसको हाई किया, हमने उसको हायर सेकेंडरी किया। तो ठीक है, हम मानते हैं कि उनने किया, लेकिन उनने प्राथमिक किया, हमने हायर सेकेंडरी किया। तो हमने डेवलपमेंट को 4 गुना ज्यादा बढ़ाया है। जो कार्य पुरानी सरकारों ने 50 साल में नहीं किए, वो कार्य हमारी सरकारों ने विगत। थोड़ा निजी बातचीत पे आ जाते हैं आप जी। कटनी शहर का कितना नुकसान हुआ विजय राघवगौड़ से संजय पाठक के विधायक बनने से? नुकसान जी, मतलब आप क्या चाहते हो, मुझे कटनी से लड़ना था क्या? नहीं, मेरा तो सीधा सवाल है कि आपके विजय राघवगौड़ से विधायक होने के कारण ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो कटनी आ सकती थी, लेकिन आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ले गए? ऐसी कोई योजना नहीं है जी, क्योंकि हमारी पार्टी ने चारों विधानसभा में बराबर कार्य किए हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, पेयजल की बात हो, सिंचाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो।
किसी भी डेवलपमेंट को देखेंगे तो अगर कटनी में जो जितना डेवलपमेंट हुआ है, अगर कटनी में बाईपास बना है तो विजय राघवगढ़ में भी बरी का 90 करोड़ का बाईपास आया, कैमूर का 28 करोड़ का बाईपास आया, विजयराघवगढ़ नगर का 26 करोड़ का बाईपास आया, बरी नगर का बाईपास आ गया। और साथ में डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो अगर कटनी में घर घर नल और घर घर जल पहुंच रहा है तो विजय राघवगढ़ में भी पहुंच रहा है, तो भौरीबंद में भी पहुंच रहा है, तो बड़वारा में भी पहुंच रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कटनी में सिंचाई की योजना दी, विजयराघवगढ़ में सिंचाई की योजना दी, भौरीबंद में सिंचाई की अभी 1000 करोड़ 1200 करोड़ की अभी नई योजना दी जिसका काम अभी चालू हुआ है, तो ढीमरखेड़ा में बड़वारा में भी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का 2000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया। तो मतलब खामखा में विजय राघवगढ़ के लोग गर्व में रहते हैं कि हमारे पास संजय पाठक जैसा दमदार आदमी है। आप बता रहे हो जो सबके पास होता है वही हमारे यहाँ भी होता है। देखिए पहले जो काम होते थे, हमने आपको जैसे बोला ना कि प्राथमिक शाला और हम उसको ले गए हायर सेकेंडरी तक, तो पहले भी काम होते थे, पहले के काम छोटे और कम स्तर पे रहे, उसी को हमने मल्टीप्लाई किया। इसका सीधा जीवंत उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं। इसको अगर गणित देखेंगे तो कांग्रेस की सरकारों में अधिकतम बजट जो गया है आखिरी वो 24,000 करोड़ गया, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलपमेंट का बजट 3 लाख करोड़ है, जिसको हम 5 लाख करोड़ लेके जा रहे हैं। ये हमारे सवाल का उत्तर नहीं जी, सवाल सीधा ये था कि भाई वो लोग बता रहे हैं कि हमारे पास तो संजय पाठक हैं, तो वाकई उसका कुछ आज आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा जी, एक बार बरी विजय राघवगढ़ कैमूर है मेरे क्षेत्र में कहीं पे भी अपने कैमरे को लेके जाइए और एक बार प्रश्न करिए कि कौन सा काम बचा है। तो एक बार जाइए आप और पूछिए कि कौन सा कार्य आपके विधानसभा में बचा है। तो बस आज की तारीख में जो रूटीन के काम होते हैं ना, ट्रांसफार्मर जल गया, ये हो गया, वो हो गया, छोटे मोटे काम बताएंगे, यही तो एक भी बड़ा काम नहीं बचा। यही तो दिक्कत है। कटनी में तो दिखता है ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है। नहीं, कटनी में भी ऐसा कोई कार्य नहीं बचा बड़ा। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये नई उपलब्धि की बात है। जो रूटीन के काम है, जो मूलभूत समस्या के काम है, कौन से काम बचे हैं? आपकी मौजूदगी में संदीप जी ने बताया कि बताओ पानी के लिए कितना काम होना बाकी है। देखिए, पानी के लिए काम होना बाकी है। पानी का ये जो कार्य है जी, जो कटनी में जल का संकट थोड़ा बहुत कभी कभी आता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सारे नदी नाले प्राकृतिक रूप से जब हमको बारिश का पानी नहीं मिल पाता है और बारिश कम होती है, तो उसको पानी को लाने के लिए हमको नर्मदा जी का पानी चाहिए जो नहर के माध्यम से आना है। और अगर उसमें कहीं अगर विलंब हो रहा तो विलंब का कारण ये है कि जो अंडरग्राउंड नहर जानी है, तो जो टनल बन रही है, टनल की मशीन विदेश की ऐसी मशीन है कि जो अगर बिगड़ती है तो उसके विदेशी इंजीनियर्स आते हैं, विदेशी पार्ट्स आते हैं। 2 बार मशीन इतना लंबा बिगड़ी है कि 1-1 साल तक उस मशीन को बनने में विलंब हुआ। इसीलिए कटनी के में पानी जो नहर का आना था, नर्मदा जी का पानी आना था, उसमें विलंब हुआ है। अब वो टनल पूर्णता की ओर है और मुझे विश्वास है कि जैसे ही वो टनल पूरी होती है 2-4 महीने में, 6 महीने में, उसके बाद कटनी में भरपूर पानी लाइफ टाइम रहेगा। चलिए अब आखिरी सवाल। आप तो मान के बैठे हैं सरकार आपकी पार्टी की बन रही है, 110% मानकर बैठे हैं, आप जीत भी रहे हैं, पर क्या है हम जो आकलन करते हैं, पुराने आंकड़े जो देखे, तो जो जीत का अंतर है वो सबसे कम अंतर संजय पाठक जी का रह रहा है चारों विधानसभा के अंतर्गत। देखिए ईसीजी क्या कारण है? आप एक चीज मानिएगा, जीवन में अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो इंसान मृत टाइप का हो जाता है जी। आप ईसीजी को देखेंगे कि ईसीजी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसका मतलब ये है कि इंसान जीवित है। अगर ईसीजी में लाइन अगर स्ट्रेट हो जाती है यानी गया जी। वैसे ही मेरे साथ है कि मैं पहला चुनाव ऊपर जाके 23,000 से जीता, दूसरा चुनाव 1,000 में नीचे आया, फिर तीसरा चुनाव मैं 56,000 वोट से ऊपर गया, फिर चौथा चुनाव में 14,000 वोट पे आया, तो ऊपर नीचे, लेकिन हर परिस्थिति में चुनाव जीता। ये मेरे विजयराघवगढ़ के लोगों का आशीर्वाद है। पूरी ताकतें लगी जी। संजय पाठक जब जब चुनाव लड़ा, चाहे जो सा चुनाव लड़ा हो जी, पूरी ताकतें लड़ी, सब एक होकर लड़े, और उसके बाद भी ईश्वर की कृपा और विजय राघवगढ़ और कटनी जिले के लोगों का आशीर्वाद कि चुनाव कोई हरा नहीं पाया। राज भी बताइए, ऐसा करते क्या है जिसके कारण सारी ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं? सिर्फ सेवा करता हूं, और जब सेवा करता हूं और लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और जब मैं आगे बढ़ता हूं तो राजनीति में प्रतिद्वंदिता तो रहती है जी, थोड़ी सी ईर्ष्या के भाव भी रहते हैं जी। तो जब ईर्ष्या के भाव होते हैं, प्रतिद्वंदिता का भाव होता है, जब एक आदमी हार जाता है, 2 हार जाते हैं, 3 हार जाते हैं,
सब हार जाते हैं अलग अलग, तो इकट्ठा होकर भी ठोकने का प्रयास करते हैं, वो इकट्ठा होकर भी हार जाते हैं। और इसका भी परिणाम अभी आप देखेंगे कि जब जनादेश हमने कराया, 1,38,000 लोगों ने मत दिया, तो भी 1,03,000 लोगों ने आपके इस भाई को आशीर्वाद दिया। तो सब इकट्ठा होकर भी विपक्ष के लोग अगर आ जाएंगे तो भी जनता का आशीर्वाद तो रहेगा। आप तो राजनीतिक आदमी हैं, इतना बार बार इकट्ठा क्यों होने देते हैं? अब देखिए, विपक्ष के लोगों को कुर्सी चाहिए, जनता नहीं देना चाहती, हमको चाहती, मैं क्या करूं? इतने मासूम तो आप ना हो। माध्यम देखिए, जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, लोगों का स्नेह प्रेम रहेगा, क्योंकि मैं कटनी में कभी नेता नहीं रहा जी। आज तक। मेरे को कटनी में इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, जी। मेरे विपक्ष के लोगों से पूछ लीजिए कि किसी ने मेरे को आज तक विधायक जी बोला हो। जी। ये पूरे कांग्रेस के लोग बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हैं, समाजवादी के होंगे, बहुजन के होंगे, जिन पार्टियों के हो, किसी ने भी आज तक मेरी विधानसभा से लेकर जिले के अंदर से लेकर आसपास के जिलों में भी किसी ने मुझे ना कभी विधायक जी बोला। जब मैं मंत्री था तब भी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। कोई संजीव बोलता है, कोई संजय बोलता है, कोई संजू भैया बोलता है। मैंने परिवार भाव से जिले में लोगों की सेवा की है, क्षेत्र में लोगों की सेवा की है, और परिवार भाव से नेता नहीं बेटा बन के कार्य किया है, और आगे भी करता रहूंगा। तो संजय पाठक जी का कहना है कि उन्होंने नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर काम किया है। उनका भरोसा है कि उनकी पार्टी भी जीत रही है, और सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी वह एक बार फिर विधायक बन रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जो जनादेश उन्होंने स्वयं के प्रयासों से हासिल किया है, जब चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तब भी जनादेश क्या इसी रूप में आएगा। हमें उस फैसले का इंतजार रहेगा। मैं जरूर आपको आज एक बात कहना चाहूंगा, जब आप बार बार नाम ले रहे हैं कि संजय भाई, कल एक मुझे किसी ने पूज्य भगवत गीता भेंट की जी। उसकी पहली लाइन जो थी वो थी, हे संजय जी। तो मैं महाभारत वाला संजय तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत दूरदृष्टि जरूर रखता हूं राजनीति में। आज आपके चैनल में कटनी में आपका अभिनंदन करते हुए मैं कह रहा हूं, इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की 2023 में जब रिजल्ट आएंगे तो 144 सीटें न्यूनतम होंगी, 144। आज इस बात को आप नोट कर लें, और 11, 12, 13, 14, 15 जिस भी दिसंबर में परिणाम आएगा, आप इस बात को, मेरे शब्द को, मेरे इस इंटरव्यू को जरूर चलाइएगा। 144 न्यूनतम विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। यूं तो हम बातचीत समाप्त कर चुके थे, पर आपने अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री और आधुनिक चाणक्य समझे जाने वाले अमित शाह के इस दावे को क्यों नकार दिया? उन्होंने कहा है आप लोगों को, अगर 150 से कम आई ना तो जीत नहीं मानी जाएगी। देखिए, मैं उनके दावे पे बोल रहा हूं, उनने तो 150 बोला है, हमने तो बोला कि न्यूनतम, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, न्यूनतम 144 से शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी की, अधिकतम 230 चली जाए तो मैं नहीं कह सकता। तो संजय भाई 6 सीटों के लिए और मेहनत कीजिए भाई, 6 नहीं तो आप लोग, नहीं तो आपकी जीत नहीं मानी जाएगी, ऐसा अमित शाह जी बताए हैं। देखिए, 2003 का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार जी। 2003 का रिकॉर्ड टूटेगा। 2003 में 174 से ऊपर विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और केंद्र में महिला आरक्षण, देखो भाई, ये होता है अमित शाह का इकबाल जी। संजय भाई ने अभी 1 मिनट पहले 144 बोला था, अब 174 पार बोल दिया। ये न्यूनतम बोला हूं मैं, अधिकतम नहीं बोला। मैंने न्यूनतम बोला, मैंने अधिकतम नहीं बोला। अरे भाई, हम तो न्यूनतम नेता की बड़ाई कर रहे हैं, आपको इसमें ऐतराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे 2003 के इस बार तो बहरहाल टूटेगा। कुल मिला के संजय पाठक जी आत्मविश्वास के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं महाभारत का संजय नहीं हूं, तो मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भी महाभारत का धृतराष्ट्र नहीं हूं। तो जो संजय ने कहा वही सही मान लिया नहीं। हम चुनाव के संदर्भ में जनता के फैसले का इंतजार करेंगे, और जो भी फैसला आएगा उसके बाद संजय पाठक जी को एक बार फिर कैमरे के सामने लेकर आएंगे। इस वादे के साथ इस कार्यक्रम में अब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत संजय जी, आपका हार्दिक आभार अपनी व्यस्तताओं के बीच में हमारे बीच आने के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए। सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी दर्शकों को अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय पाठक जी आपका। और हमारे इस कार्यक्रम
की शोभा बढ़ाने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए, तमाम मेहमान जो हमारे इस कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक सुनते रहे, उन सभी का भी दिल से आभार है, हृदय से बहुत अभिनंदन है कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और कटनी का ये संवाद 2023 यादगार रहेगा। जो तमाम प्रतिनिधि पार्टी के यहाँ मौजूद थे, उन सभी को शुभकामनाएं 2023 के लिए। और इस बीच स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित और आभार व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी, हमारे साथ प्रणय पांडे जी भी हैं, जो कि बहोरी बंद के विधायक हैं बीजेपी के, और वो आने में चूंकि देर हो गई है उनको, लेकिन वो आए हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया प्रणय जी, बहुत धन्यवाद। आपको भी सम्मानित करना चाहेंगे INS 24/7 और हरिभूमि परिवार की तरफ से कि आप यहाँ पहुँचे और आपने वक्त निकाला। हालांकि कटनी के संदर्भ में जो विस्तार से बात हुई है, संवाद हुआ है, उसमें आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती यदि आप आते तो, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सभी का एक बार फिर से शुक्रिया तहे दिल से। कटनी और इस वक्त मध्य प्रदेश राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा, चौथे लिस्ट में कौन कौन सी सीटों पर नामों का ऐलान होगा, इस इंतजार के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, आभार, नमस्कार।